Hello everyone. Now let's see a most important beat from this chapter. It is apomixis. बहुत यूनिक बीट है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ऐसा बीट है क्योंकि इसमें एक अजीब सा फिनोमेना हमको देखने मिलेगा। वैसे तो ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखाई देता, खुद को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा बताता है। कैसे क्या, बहुत अजीब है। थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में एंडिंग में दिया हुआ है, चैप्टर के एंड में हमको इसको अच्छे से समझ के लेना है, इसके टाइप्स वगैरह अच्छे से डिस्कस करने। स्टेट बोर्ड में भी आपको पूरे ये सब चीजें आपको स्टेट बोर्ड में मिल जाएगा, वहां पर आपको ये इंक्लूड किया हुआ है न्यू सिलेबस में। तो देखते अभी क्या है एपोमिक्सिस। हमने अभी देखा इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा कि कैसे ओव्यूल इज द फीमेल स्ट्रक्चर एंड द पोलन ग्रेन्स आर मेल स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन्स के मेल गैमेट्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे ऑन स्टिग्मा आफ्टर पोलन जर्मिनेशन, so that will be called male gametophyte, and ovule consists of embryo sac, it is called female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट में रहेगा 7 celled 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, उसमें रहेंगे 3 एंटीपोडल्स, 1 सेंट्रल सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड 3 cells at micropylar end, they are called egg apparatus, that is it consists of 1 egg cell and 2 synergids. तो इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक रहेगा। अपन ने फ्यूजन करवाए थे मेल गैमेट्स की। The two male gametes fuse with 2 cells. First male gamete fuses with egg cell to produce a diploid zygote, and second male gamete fuses with diploid secondary nucleus to produce a triploid pen. याद आया? मतलब zygote एक बनाए थे अपन ने as a result of first fertilization, and pen was the second result of second fertilization. Zygote develops into embryo of seed, पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म ऑफ सीड। ये अपन ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में स्टडी की, राइट। इतना होने के बाद पूरा सीड जब तैयार हो जाता तब ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में होता एंड देन द फ्रूट एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये था एक नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इसी तरीके से होता हमेशा, ज़ायगोट बनेगा, ज़ायगोट से एम्ब्रियो, और फिर सीड बनेगा ओव्यूल से, और ओवरी से फ्रूट बनेगा। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे रहते कि वो अपना ओव्यूल जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता, जब उनके फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तब भी वो सीड्स तैयार करते। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जाइगोट जो हमने पहले बनाए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें हमने फर्टिलाइजेशन करे थे, डबल फर्टिलाइजेशन कैरी आउट करे थे। दैट सीड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन, that was normal seed because it was produced as a result of normal fertilization, normal sexual reproduction. वहां पे formation and fusion of gametes हुआ था। कहा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नॉर्मल हमने जो स्टडी किया। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उनके एग्स वेस्ट नहीं होना, उनका ओवरी वेस्ट नहीं होना, उनके पास जो ओव्यूल है वो वेस्ट नहीं होने देना चाहते। स्टिल दे ट्राई टू फॉर्म टू कंजर्व देयर ओव्यूल एंड दे स्टिल कन्वर्ट दैट ओव्यूल इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहा मैं, वर्ड ध्यान से सुनो। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे कैसे हो सकता देखेंगे अपन, बट दिस मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। द प्रोसेस और द मैकेनिज्म और द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। मीनिंग देखो, एपो मीन्स अवे, बिना, उससे दूर, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किए सीड्स बनाना, मतलब एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। इट इज नथिंग बट द सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे ही फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन वी कॉल्ड इट एज पार्थेनोकार्पी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो ये दोनों मैकेनिज्म फ्रूट और सीड से रिलेटेड है। अगर फ्रूट बन रहा बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको बोलने का पार्थेनोकार्पी, और अगर सीड्स बन रहे बिना फर्टिलाइजेशन के, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज एपोमिक्सिस। दोनों याद रख सकते हैं। सीड के लिए बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना पार्थेनोकार्पी। इजी है याद रखने के लिए दोनों मेथड्स। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन फिर भी सीड बन जाते, एपोमिक्सिस। अब इसके कुछ दो टाइप्स है, एपोगैमी और एपोस्पोरी। बेसिक दो प्रकार। एपो मीन्स अवे फ्रॉम
गैमेटोफाइट, गैमेट्स, ओके, गैमेटोफाइट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और इसमें एपोस्पोरी, इसमें अवे फ्रॉम स्पोरोफाइट। मतलब क्या, अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है पहले थोड़ा सा याद करो। अपन ने प्लांट किंगडम में देखे थे व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज अ स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जैसे कि अपन ने अभी स्टडी करे, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या, अ पोलन ट्यूब कंटेनिंग 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। What is male gametophyte? A pollen tube containing 2 haploid non-motile male gametes. And what is a female gametophyte? It is nothing but a 7-celled 8 nucleate structure. अभी डिस्क्राइब करके बताया तुमको, रिकैप करके बताया। ये हो गया तुम्हारा गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके जो सेल्स रहेंगे दे आर हैप्लॉइड सेल्स, दे आर हैप्लॉइड सेल्स। मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, male gametes are haploid. egg cell, synergids, antipodals are haploid except that secondary nucleus, उसको छोड़ दो। other cells are haploid, here also cells are haploid. अब ये haploid cells क्या करते हैं, these cells act, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब पोलन ग्रेन नहीं पहुंचा तो मेल गैमेट पहुंचेगा नहीं, मतलब पोलन ग्रेन को भूल जाओ। कौन बच गया तुम्हारे पास, सिर्फ फीमेल गैमेट बच गया, फीमेल गैमेटोफाइट बच गया, एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल, राइट। अब ये ओव्यूल क्या करेगा, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सीड वहां तक पोलन ग्रेन आया, जर्मिनेट हुआ नहीं हुआ व्हाटएवर, ऐसा समझो कि मेल गैमेट वहां तक पहुंचा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिस प्लांट विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट ओव्यूल इनटू सीड इवन इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड। उसको बोलते हैं अनरिड्यूस्ड ओव्यूल, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओके, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो ट्यूब नहीं बनी, एंट्री ऑफ ट्यूब नहीं हुई, कुछ भी नहीं, अभी जैसे का वैसा एम्ब्रियो सैक पड़ा है। क्या होगा फिर, या तो एक सेल या सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स। एक सेल इज हैप्लॉइड, synergids are haploid and antipodals are also haploid. only diploid cell is secondary nucleus, उसको छोड़ दो, बाकी कौन बचे, egg cell, synergids and antipodals. These haploid cells, any of these haploid cells can act as zygote. अपने आप वो zygote बन जाता है, it will start growing. उसका zygote कैसा ग्रोथ होंगी, it will enlarge in size, it will act as oospore, उसके आजू बाजू वॉल आ जाएंगी, उसके 2 सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, अपाइकल सेल, बेसल सेल। याद आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वी हैव सीन इन स्ट्रक्चर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसा बनता, अपाइकल सेल, बेसल सेल से सस्पेंसर, अपाइकल सेल से ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो, वो सब बना था। मतलब डायरेक्टली वो सेल इस तरीके से ग्रो होंगी, अपने आप में ग्रो होना चालू हो जाएंगी। लेकिन फर्क क्या रहेगा यहाँ पे, वो जो सेल है हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होकर बनने वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी कैसा रहेगा, हमेशा हैप्लॉइड बनने वाला है। तो जो एम्ब्रियो तैयार होगा, फिर जो सीड तैयार होगा, दैट सीड विल बी आल्सो अ हैप्लॉइड सीड। तो इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट से बने वाला जो सीड है, ओके, गैमेटोफाइट के सेल से डायरेक्टली बनने वाला सीड है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अवे फ्रॉम गैमेट्स। तो इस तरीके से जो embryo बन रहा, that embryo will be haploid embryo and this seed will be also haploid. So seed formation from cell, any cell of gametophyte, so that process is known as apogamy. Thus the embryo produced by apogamy is haploid. लिख के रखो, the embryo will be also haploid, मैंने यहाँ पे n लिखा हुआ है, so embryo produced by apogamy is haploid. ओके, अब उसी तरीके से स्पोरोफाइट क्या आया था, स्पोरोफाइट मतलब नॉर्मल प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट मतलब नॉर्मल प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इट प्रोड्यूसेस गैमेटोफाइट, उसके ऊपर गैमेटोफाइट आता है। जैसे कि एंथर, इट इज गैमेटोफाइट, इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। तुम्हारा फ्लावर, पूरी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म्स की जो पूरी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर स्पोर्स आने वाले, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर्स आते हैं। गैमेटोफाइट क्या अंदर क्या आते हैं, गैमेट्स, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या आते हैं, स्पोर्स। अब गैमेटोफाइट में गैमेट्स कैसा आते हैं, अभी देखे अपन ने, मेल गैमेट्स बनते, फीमेल गैमेट्स बनता, राइट। वैसे स्पोरोफाइट पे स्पोर कहाँ आते हैं, अरे पोलन ग्रेन्स, दे आर माइक्रोस्पोर्स। ओव्यूल, इट इज मेगास्पोर, पोलन ग्रेन इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एक्ट्स एज गैमेटोफाइट, उसका जर्मिनेशन होने के बाद उस पे से गैमेटोफाइट तैयार होता। मतलब स्पोरोफाइट पे स्पोर आएंगे, स्पोर में से गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स। देखो कैसी साइकिल है, लाइफ साइकिल। प्लांट किंगडम चैप्टर में लास्ट पेज पे 42 नंबर पेज पे दिया रहा है तुम्हारे को 3 से लाइफ साइकिल्स, हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो वो सब चीजें यहाँ पे थोड़े रिलेट करो। प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म इज अ स्पोरोफाइट, इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड स्पोर्स, it produces diploid spores, so that diploid spores will directly act as zygote
that diploid spore will directly act as zygote and that zygote will directly develop into embryo. जैसा एक सेल अभी एम्ब्रियो बना रहा था, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, the cells of sporophyte will act as zygote, they will act as zygote and therefore that cell will be diploid, तो zygote भी diploid रहेगा. So seed formation from the cells of zygote sporophyte is known as apospory. यहाँ पे स्पोर में मियोसिस होके उससे आगे जाके गैमेट बनने के चांस नहीं रहेंगे. डायरेक्ट स्पोर विल एक्ट एज गैमेटोफाइट एम्ब्रियो जाइगोट एंड इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. मतलब जो फीमेल गैमेट है तुम्हारा, ओव्यूल है फीमेल गैमेटोफाइट, तो वो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के कोई भी एक सेल क्या करेंगे, डिप्लॉइड सेल, इंटेगुमेंट के सेल, न्यूसेलस का सेल, ओके, एनी सेल, मेगास्पोर मदर सेल किसको भी ले लो, सब डिप्लॉइड सेल्स है. ओनली हैप्लॉइड सेल्स आर एग सेल, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स. ये तीनों को छोड़ के बचे वाले जितने भी सेल है पूरे फीमेल स्ट्रक्चर में, सबके सब सेल्स कैसे है, ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड सेल्स. तो कोई भी डिप्लॉइड सेल से अगर डायरेक्ट जाइगोट बन रहा, डायरेक्ट इट एक्ट्स एज जाइगोट, सो दैट टाइम द एम्ब्रियो विल बी आल्सो डिप्लॉइड. तो ऐसा जो एम्ब्रियो बनेगा, ऐसा जो सीड बनेगा, इट इज डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, हेंस इट इज कॉल्ड एपोस्पोरी. अगर गैमेट्स सिंगल हैप्लॉइड सेल से, अगर इतना याद रखो, हैप्लॉइड सेल से क्या बोल रहा मैं, हैप्लॉइड सेल से अगर तुम्हारा एम्ब्रियो तैयार हो रहा, जाइगोट तैयार हो रहा और एम्ब्रियो तैयार हो रहा, सो इट इज एपोगैमी. और डिप्लॉइड सेल से तैयार हो रहा तो एपोस्पोरी, क्योंकि गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. ये बात अपन ने प्लांट किंगडम में देखे. ओके, सो दीज आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस. या तो गैमेटोफाइट की कोई सेल्स बिना मिक्स हुए ये डायरेक्ट बन जाएगा, या तो स्पोरोफाइट की कोई सेल से एम्ब्रियो बन जाएगा. ठीक है. अरे एपोमिक्सिस मतलब करने का क्या है, सीड्स बनाने का है, एम्ब्रियो बनाने का है. एम्ब्रियो कैसे बनता, जाइगोट बनाने का है. पहले जाइगोट कब बनता, फ्यूजन से बनता, लेकिन यहाँ पे क्या करने का है, बिना फ्यूजन के जाइगोट बनाने का. और वो कैसे होता, बिना फर्टिलाइजेशन के. अपने आप कोई तो भी एक सेल खुद को जाइगोट बोल के डिक्लेयर कर देंगी और वो अपने आप जाइगोट के जैसा ग्रो होना चालू हो जाएगी. इतना ही याद रखने का बस. यहाँ पे ज्यादा दिमाग चलाओ मत, सर ऐसे कैसे होता, क्या होता. अरे वो प्लांट्स का नेचुरल मैकेनिज्म है, ताकि सीड, वो ओव्यूल वेस्ट नहीं होना बोल के उसने खुद को किसी तरीके से सीड बना दिया. ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, वो जो सेल है वो फीमेल गैमेट की, फीमेल प्लांट की सेल रहेंगी, तो उसका जो पूरा जीनोटाइप रहेगा, उसका जो जेनेटिक मेकअप रहेगा वो फीमेल प्लांट के जैसे रहेगा. उसमें कोई वेरिएशंस आएंगे क्या, नहीं. वो जो सीड्स बनेंगे वो फीमेल पैरेंट जैसे रहेंगे क्या, अलग रहेंगे, सेम टू सेम एज दैट ऑफ फीमेल गैमेट. मतलब यहाँ पे अपने को क्लोन्स बना सकते अपन, और क्लोन्स बनता तो वो क्या रहता, सेक्सुअल क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज प्रोड्यूसिंग सीड्स, सो इट इज कॉपिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एक लाइन बहुत अच्छी दिया तुम्हारे को एनसीईआरटी में, एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Apomixis is a kind of asexual reproduction, but it mimics मतलब मिमिक्री कर रहा, कॉपी कर रहा, किसकी, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. भले ही बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा, बट यहाँ पे जो बनने वाले सीड्स है उसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मैकेनिज्म दिखाई देता. ओके, ये दो बेसिक टाइप होने के बाद तीन जो कैटेगरीज है, मेजर कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस, वो इंपॉर्टेंट है. तीन कैटेगरीज है, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. देखते हैं अपन एक एक. पहला वाला क्या है, देखो, रिकरेंट एपोमिक्सिस. इसमें क्या होता, सीधा याद रखने का, कोई भी डिप्लॉइड सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाने का. डिप्लॉइड सेल से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, डिप्लॉइड सेल से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो. जैसे कि डिप्लॉइड सेल कौन से, न्यूसेलस इज आल्सो डिप्लॉइड, राइट. न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, इट इज आल्सो डिप्लॉइड. वो दोनों में से कोई भी बिना फर्टिलाइजेशन के अपने आप एखादी एम्ब्रियो, न्यूसेलस की सेल ग्रो होना चालू हो जाएंगे, जाइगोट के जैसा इट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो डायरेक्टली. सो सेल्स ऑफ न्यूसेलस विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो. और मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, फीमेल गैमेट लगने वाला है. यहाँ पे जरा दिमाग लगाओ, माइक्रोस्पोर इज द पार्ट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उस पे नहीं आता कुछ भी सीड विड. मेगास्पोर मदर सेल, इट इज आल्सो डिप्लॉइड, इट विल डायरेक्टली ग्रो इनटू एम्ब्रियो, right. This is special one when megaspore mother cell directly acts as zygote. जब मदर सेल खुद स्पोरोजिनस टिश्यू खुद जाइगोट बोल के काम करता, तो वो वाला जो फेनोमेनन है उसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी. When megaspore mother cell directly acts as zygote, so it is called diplospory. So therefore the megaspore mother cell is diploid, embryo will be also diploid embryo, क्योंकि माइटोसिस से बनता.
ये वाला जो डिप्लोस्पोरिया इट इज फाउंड इन टैरेक्सिकम बोलकर एक प्लांट है, टैरेक्सिकम इसमें दिखाई देता है। सो दिस इज रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट मतलब तुरंत हो जाता हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फटाफट डिसीजन लेता है ओव्यूल, न्यूसेलस का कोई तो भी सेल या तो मेगास्पोर मदर सेल, कोई भी एक आता दोनों में से एम्ब्रियो बोल के काम करेगा, ऑटोमेटिकली जाइगोट बोल के काम करेगा और एम्ब्रियो के नाम पे डेवलप हो जाएगा, सीड बन जाएगा। तो फिर वो जो दिखने वाला सीड रहेगा वो उसका अरे देखो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका जो जीनोटाइप रहेगा वो फीमेल गैमेट के जैसा रहेगा, फीमेल प्लांट के जैसा रहेगा, तो वो चेंजेस नहीं हुए वाले रहेंगे उसमें। ओके, दूसरा है नॉन रिकरेंट। इसमें क्या होता, नॉर्मल गैमेट बनेगा, गैमेटोफाइट तैयार होगा, मतलब ये वाला बता रहा हूं, ये एपोस्पोरी जैसा होगा, कोई भी डिप्लॉइड सेल से बनना एम्ब्रियो, राइट। अब हैप्लॉइड सेल देखो कैसी बनती, मेगास्पोर मदर सेल रहता ओव्यूल के अंदर, ओके। न्यूसेलस की वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल एंड दैट सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। याद आ रहा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल में गैमेटोफाइट अपन ने पढ़े थे। वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, इट इज डिप्लॉइड, इट अंडरगोज meiosis to produce linear tetrad of 4 megaspores. Of that, the 3 megaspores degenerate and only 1 megaspore will act as functional megaspore that will divide by 3 mitosis to produce 8 nucleate structure. वो 8 nucleate में से फिर 1 nucleus from each pole will migrate towards center that will fuse to form secondary nucleus. Upper 3 will form antipodals, lower 3 will form egg apparatus. याद आया एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो वो जो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया उसमें एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल, एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल, एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल, these are haploid cells, these are haploid cells. वो हैप्लॉइड सेल डायरेक्टली क्या होंगे, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन दे विल डायरेक्टली एक्ट एज जाइगोट एंड दे विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। क्या हो रहा फर्क ध्यान में, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स ग्रो इनटू जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल्स दे ग्रो इनटू जाइगोट, दे ग्रो इनटू एम्ब्रियो। समझ में आ रहा, अगर डिप्लॉइड बन रहा तो रिकरेंट एपोमिक्सिस, हैप्लॉइड सेल से बन रहा एम्ब्रियो तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अरे बाद में एमसीक्यू में कंफ्यूज होते सर, डिप्लॉइड हैप्लॉइड एक ऐसा है, वापस हम सीधी एक ही लाइन में देखना, व्हेन अ डिप्लॉइड सेल इज ग्रोइंग इनटू एम्ब्रियो इट इज रिकरेंट, दैट इज एपोस्पोरी, इसका एक प्रकार होगा। व्हेन a haploid cell is growing into embryo it is non recurrent, that is it is nothing but apogamy, it is nothing but apogamy। तीसरा एडवेंटिव एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव मतलब एडवेंटिशियस, फायदा है कुछ तो भी, एक्स्ट्रा एडवांटेज है यहाँ पे। क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज, नॉर्मल एम्ब्रियो बनाओ, नॉर्मल एम्ब्रियो पहले बनाओ। नॉर्मल एम्ब्रियो कैसा बनता, अरे नॉर्मल एम्ब्रियो मतलब पहला फर्टिलाइजेशन करो, पहला फर्टिलाइजेशन नॉर्मल करो, पहला फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा, जाइगोट बनता, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, इट इज कॉल्ड सिनगैमी, पहला सिनगैमी हुआ, जाइगोट बना, वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है, वो तो नॉर्मल होने वाला है। इसके अलावा हर बल्जेवरी एक्स्ट्रा के एम्ब्रियो तैयार करो, आइदर फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और फ्रॉम द सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, किसको भी उठा के, किसकी भी सेल, और एक्स्ट्रा के एम्ब्रियो, मतलब वो एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोस दिखाई देंगे तुमको, मल्टीपल रेडिकल प्लीम्यूल, मल्टीपल एम्ब्रियोनल एक्सिस तुमको दिखाई देंगे। ऐसा कहाँ पे दिखाई देता, लेमन के सीड्स, सिट्रस के सीड्स में। लेमन का सीड लो, लेमन जूस जब करते अपन सीड्स निकालते, राइट, आराम से निकालो, पूरे साबुत सीड्स निकालो, उनको धीरे से उसको कट करके या उसको थोड़ा सा प्रेस करे तो उसका सीड कोट निकल जाने के बाद अंदर अगर तुम देखेंगे तो एक ही सीड के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एम्ब्रियो दिखाई देंगे, तो मल्टीपल एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट। अच्छा, ये सीड तुमको अगर लग रहा कि सर एक ही सीड है, वो एक सीड है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट है, थोड़ा अनयूजुअल है, बट एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो, तो वो ही फेनोमेनन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मेनी, प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियोज इन अ सिंगल सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि मैंगो में भी ऐसी रहता, कई बार क्या होता है, एक कोई में से दो मैंगो के ट्रीज आ सकते हैं, अगर तुमने उसको ठीक से देखे तो दो उसमें से काड़ा निकल सकते, दो रेडिकल्स अलग अलग रूट्स देंगे, दो प्लूम्यूल से दो शूट सिस्टम निकलेंगे। तुमने ये नींबू का सीड भी अगर थोड़ा सा उसको लगा दिए तो एक ही नींबू के सीड में से 3-4 कभी कभी छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते दिखाई देंगे।
जिनको खेती करते हैं उनको पता रहता। सो पॉलीएम्ब्रियोनी इज मोस्ट कॉमन इन मैंगो, सिट्रस, लेमन, फैमिली सिट्रेसी, जितनी फैमिली, लेमन फैमिली उसको ही ले लो, तो वो फैमिली में बहुत कॉमन है। तो इसकी वजह से व्हेन मल्टीपल एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट इन वन सीड इट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी और आल्सो नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब यहाँ पे हो रहा क्या है, नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ एक्स्ट्रा के एम्ब्रियो भी आए वाले, वो कहां से आए वाले, दैट एम्ब्रियोज आर प्रोड्यूस्ड आइदर फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और फ्रॉम द सेल्स ऑफ इंटीग्यूमेंट। ये तो डिप्लॉइड ही रहेगा ऑब्वियसली, ये भी कैसे रहेंगे फिर, दे विल बी आल्सो डिप्लॉइड। ठीक है, सो लाइक दिस एपोमिक्टिक these embryos are produced, seeds are produced by adventive embryo। तीनों में डिफरेंस समझ में अच्छे से पॉइंट आउट कर लो वापस से। हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बना तो रिकरेंट, हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बना तो नॉन रिकरेंट, और अगर मल्टीपल एम्ब्रियोस प्रेजेंट है तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी आल्सो नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ये भी यहीं पे कंप्लीट कर लो। पॉलीएम्ब्रियोनी इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इन वन सीड, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम the cells of nucellus or from the cells of integuments, that embryos grow from cells of nucellus or cells of integuments। ये भी अच्छी क्यों पूछते, पॉलीएम्ब्रियोनी में एम्ब्रियोस कहाँ से बनते, तो न्यूसेलस के सेल से, इंटीग्यूमेंट्स के किससे भी बन जाते। ओके, अगर तुमको ऐसा पूछे एक एम्ब्रियो बने वाला है बट वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड निकल गया, बाद में पता चला वो प्लांट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो निकल गया। हैप्लॉइड एम्ब्रियो कहाँ से बनता, हैप्लॉइड एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, जब वो कोई हैप्लॉइड सेल से बने वाला एम्ब्रियो रहेगा। हैप्लॉइड सेल मतलब वो फीमेल गैमेटोफाइट के हैप्लॉइड सेल, कौन से सेल से, एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, दीज आर दी 3 हैप्लॉइड सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। वो तीनों सेल्स में से बनने की उसकी पॉसिबिलिटी। मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाला एम्ब्रियो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड। मदर सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। न्यूसेलस इज डिप्लॉइड, उसके सेल्स भी डिप्लॉइड रहते, तो उससे बनने वाला एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड। समझा क्या बीट क्या है, मतलब यहाँ पे बिना मेल गैमेट ला रहा क्या मैं यहाँ पे कहीं पे से, without male gamete, without fertilization, any cell can act as zygote and it can grow into embryo। अगर सेल हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड, अगर सेल डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड। ओके, अब इसके फायदे और नुकसान क्या है। फायदा तो क्या है, इट इज फास्ट मेथड, इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ ओव्यूल्स। क्यों वेस्टेज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल वेस्ट नहीं हो रहा, उसके भी सीड्स ही बन रहे। तीसरा फायदा क्या है, the seeds that are produced they are just similar to the parent plant, female plant, they are the clones of female plant, क्योंकि उसका जीनोटाइप सेम टू सेम फीमेल प्लांट जैसा रहेगा, राइट। सो नो न्यू वेरिएशंस आर सीन हियर। अच्छा, वेरिएशंस नहीं आए तो इससे हाइब्रिड्स, आइडेंटिकल हाइब्रिड्स बनाने में काम में आ सकता है क्या, सोचो बराबर। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइब्रिड्स। मतलब क्या, अपन जो हाइब्रिड प्लांट्स बनाते फॉर एग्जांपल रेड कलर के रोज की वैरायटी, रेड रोजेस, ओके, वो रेड रोजेस की वैरायटी अपने को हमेशा चलाने की। तो अब रोजेस को क्या करते हैं अपन, कटिंग करते हैं, उसके स्टेम कटिंग और उसको लगा के अपन उसको कल्टीवेट। फॉर एग्जांपल कॉटन एक करी तुम्हारे को बहुत ज्यादा इन प्रोडक्शन देने वाला एक कॉटन की हाई यील्डिंग वैरायटी तुमने बनाया, हाई यील्डिंग वैरायटी। ओके, वो वैरायटी के सीड्स अगर तुमने अगली बार लगाए, वो हाइब्रिड वैरायटी थी, अपन ने प्लांट ब्रीडिंग से बनाए वाले सीड्स थे, वो सीड्स तुमने ग्रो करे तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसमें कुछ सेग्रीगेट होगा, आपस में उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब प्लांट पे सीड्स आएंगे वो टाइम में वो जो सीड्स रहेंगे हाइब्रिड वैरायटी के, वो सीड्स का प्रोडक्शन पिछले वाले प्लांट जैसा नहीं रहता, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता। इसके लिए क्या करना पड़ता, अपने को हर बार हाइब्रिड सीड्स नए से खरीदना पड़ते। नहीं तो किसान क्या कर सकता था, पिछली बार हाइब्रिड वैरायटी लाया था, उसके सीड्स निकाल के रख सकता और वही सीड्स अगले साल पेड़ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटीज में क्या प्रॉब्लम रहता, जो हाइब्रिड प्लांट्स तुम इस बार लगा रहे उनका आपस में रिप्रोडक्शन हो जाता और उसकी वजह से क्या होता है, उनके कैरेक्टर्स कमजोर हो जाते, सेग्रीगेशन की वजह से उनमें जो कुछ भी इनब्रीडिंग टाइप का थोड़ा सा हो जाता और ऑटोमेटिकली उनके जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता। तो हाइब्रिड के सीड्स अगर तुमने दूसरी बार में यूज करे तो प्रोडक्शन कम, तीसरी बार में और कम। तो इसके लिए हर बार अपने को नए नए हाइब्रिड्स खरीद के लाना पड़ता। ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हाइब्रिड्स का, ये तुमको लास्ट पैसेज में दिया है एनसीईआरटी में, समरी के ऊपर अच्छे से पढ़ो, बहुत आसान है। अब यहाँ पे अपने को एक फायदा एपोमिक्सिस का हाइब्रिड बनाने में क्या हो सकता, हाइब्रिड्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस। कैसे, अगर मैंने वो हाइब्रिड की कोई फॉर एग्जांपल अब वो हाइब्रिड वैरायटी उसका फर्टिलाइजेशन नहीं करा मैंने, उसको सीड्स आने के, उसको फ्रूट लगाने का अपने को कॉटन को, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने देने का, उसको फूल आए ना वो फ्लावरिंग के टाइम पे उसके एंथर निकाल देने के पहले और उसको कवर करके रख देने का, और उसके जो कोई भी न्यूसेलस है, इंटेग्यूमेंट्स है, दैट सेल्स विल एक्ट एज zygote एंड दैट विल डायरेक्टली ग्रो इनटू एम्ब्रियो।
दैट सेल्स विल एक्ट एज जाइगोट एंड दैट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो, मतलब सीड आ जाएगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ चेंजेस आएंगे क्या? नहीं, मतलब वो एग्जैक्टली वो हाइब्रिड प्लांट के जैसे उसका जीनोटाइप रहेगा। अब वो सीड्स तुम अगली बार लगाओ, उसका भी एज इट इज कॉपी रहेगा, उसका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। तो इस तरीके से हाइब्रिड्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है एपोमिक्सिस का। एनसीईआरटी में स्पेशली डिस्कस करा रहा है, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, पैसेज बहुत अच्छे से दिया है वहां पे, हाउ जेनेटिकली हाइब्रिड आइडेंटिकल हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस। ओके, तो ये था एपोमिक्सिस का डिस्कशन। ये फायदे और नुकसान क्या है इसका, बस यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आ रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली हो रहा नहीं, बस एक थोड़ा सा अपने को धोखा हो जा रहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, बट इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एट ऑल। ओके, सो दिस इज अबाउट योर एपोमिक्सिस। नाउ द नेक्स्ट बीट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। वी आर जस्ट सीन द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। व्हाट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी? मल्टीपल एम्ब्रियोज इन वन सीड, it is nothing but adventive embryony. Same cheese, presence of multiple embryos in one seed, many embryos in one seed is termed as polyembryo. It was first observed by Leeuwenhoek in your orange plant. Okay, Leeuwenhoek अपने microbiologist, father of microbiology, who discovered simple microscope. Okay, तो ये Leeuwenhoek ने पहली बार शब्द यूज किया था polyembryony in orange. अब इसमें बनते कैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोज? अभी अपन ने देखे न्यूसेलस के सेल्स या इंटीग्यूमेंट्स के सेल्स, दे एक्ट एज जाइगोट एंड दैट जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। वी कॉल इट एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। उसको सिंपल वर्ड अपन ने ये यूज किए, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स डेवलप इनटू जाइगोट एंड दैट जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले तो तुम्हारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए, तभी तुमको ये चीजें ध्यान में आएंगी। न्यूसेलस कहाँ पे है, इंटीग्यूमेंट कहाँ पे है, उसके सेल्स हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो वो जब समझ में आने वाला रहेगा उसके बाद ही ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। तो तुमको न्यूसेलस पता है, वो न्यूसेलस के सेल्स डिप्लॉइड रहते, तो ये डिप्लॉइड सेल से बनने वाला जाइगोट भी फिर कैसा रहेगा, डिप्लॉइड, एंड द एम्ब्रियो विल बी आल्सो डिप्लॉइड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हॉर्टिकल्चर में। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ व्हाट? सीरियल्स। कल्टीवेशन ऑफ व्हाट? फ्लावर्स। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। सो जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स है तुम्हारे, फ्रूट्स वाले प्लांट्स, उनका हॉर्टिकल्चर, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। न्यूसेलस से बनने वाले जो कुछ भी हाइब्रिड रहेंगे, वहां पे सीड्स रहेंगे उनके सीड प्लांट के, तो वो अपने को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले सीड्स रहते, ज्यादा अमाउंट में फ्रूट्स तैयार होते, सो दैट हैज इंपॉर्टेंस इन हॉर्टिकल्चर। दूसरा एक प्रकार है क्लीवेज एम्ब्रियोनी। इसमें नॉर्मल जो जाइगोट रहता, अब जाइगोट बनने के बाद उसका एक डिवीजन होके अपन क्या करते, जाइगोट विल डेवलप डिवाइड इनटू 2 सेल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, अपाइकल सेल एंड अ बेसल सेल. Apical cell will grow into large mass of cells and basal cell will grow into suspensor cell. याद आ रहा, अपन ने देखे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में. तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट, एक जाइगोट के टुकड़े होकर 2 जाइगोट तैयार हो जाएंगे, कभी कभी 2 के 3 हो जाएंगे. ये वाला जाइगोट ऐसे रहेगा, इसका और डिवीजन होकर और 2 के 3 हो जाएंगे, माइटोसिस होगी. अब 1 2 3 जाइगोट से जाइगोट और बन गए छोटे छोटे. यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मल जाइगोट की डिवीजन होनी चाहिए थी, जाइगोट के 2 डिवीजन होकर 2 सेल स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, लेकिन जाइगोट टोटली डिवाइड होगा और 2 के 3 4 मल्टीपल जाइगोट्स तैयार हो गए. वो जाइगोट्स अपने आप में अलग अलग एम्ब्रियो बोल के डेवलप होंगे. इसका सिंगल डेवलपमेंट अलग होगा, इसके 2 सेल्स बनेंगे, अपाइकल सेल बेसल सेल, इसके अपाइकल बेसल अलग, इसके वाले के अपाइकल बेसल अलग. हर जाइगोट अपने आप में एक इंडिविजुअल एम्ब्रियो के नाम पे डेवलप होगा. फर्क ध्यान में लो, यहाँ पे न्यूसेलस के सेल जाइगोट का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाइगोट खुद के और टुकड़े कर दे रहा, क्लीवेज कर दे रहा, और उससे जो मल्टीपल जाइगोट्स बन रहे, दैट मल्टीपल जाइगोट्स आर डेवलपिंग इनटू मेनी एम्ब्रियोज. ये कुछ एक तरीके से देखे तो ये ट्विन प्रोडक्शन जैसा ही है. ह्यूमन बीइंग में भी जब एक जाइगोट बन जाता है मेल फीमेल गैमेट की फ्यूजन से, अगर वो जाइगोट अर्ली डिवाइड होगा और उसके 2 टुकड़े हो गए, उसके सेल्स 2 टुकड़े हो गए, तो वो 2 जाइगोट से 2 अलग अलग बच्चे तैयार हो सकते. दोनों बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे क्योंकि दोनों एक ही जाइगोट से बने वाले हैं, दोनों का गैमेट जीनोटाइप पूरा सेम रहेगा, सेक्स सेम रहेगा. तो ये जो तरीके से एक ही जाइगोट से बनने वाले एम्ब्रियोज रहेंगे, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो इस तरीके से जाइगोट में क्लीवेज होके बनने वाले एम्ब्रियोज, तो वो रहेगा तुम्हारा क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी. ये दूसरा टाइप रहेगा पॉली एम्ब्रियोनी का, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो.
ओके, सो इस तरीके से नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ मल्टीपल एम्ब्रियोस प्रेजेंट हो सकते हैं. दैट मल्टीपल एम्ब्रियोस कैन बी आइदर फ्रॉम न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी और फ्रॉम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो. तो ये एक छोटा सा बीट वापस से पॉलीएम्ब्रियोनी. अगेन एग्जांपल्स आर योर लेमन, सिट्रस, मैंगो, वही एग्जांपल्स पिछले एपोमिक्सिस के थर्ड टाइप के यहाँ पे तुम यूज कर सकते. लास्ट बीट है तुम्हारा इसके बाद का पार्थेनोकार्पी. तो पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या रहता? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस का मतलब क्या रहता? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोज इन वन सीड. ये तीनों डेफिनेशन एक जगह लिख के रखने का कहीं पे भी. एक्सरसाइज के नीचे जहां जगह होंगी, जहां पे भी तुमको स्पेस होगा, तीनों डेफिनेशंस एक जगह. कौन से तीन डेफिनेशंस? एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनिक. फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी. फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोज, पॉलीएम्ब्रियोनिक. तीनों डेफिनेशन एक जगह लिख के रखने का कहीं पे तो भी. ओके, देन व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? इट वाज द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉल इन 1902. ये जो साइंटिस्ट था इसने दिया था. इसने देखा था कि कुछ ऐसे फ्रूट्स बनते जिनमें सीड ही नहीं रहते, सीडलेस फ्रूट्स कुछ बने थे. उसने उसके ऊपर स्टडी किया, उसने वो मैकेनिज्म को नाम दिया पार्थेनोकार्पी. कार्प रेफर्स टू फ्रूट, कार्प रेफर्स टू फ्रूट. तो यहाँ पे जैसे कि बनाना, पपाया, पाइनएप्पल. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो दैट फ्रूट्स विल कंटेन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. पपाया के बारे में बात कर चुके अपन. व्हाइट कलर के अगर उसमें दाने हैं तो वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है. ब्लैक कलर के सीड्स है तो मतलब वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है. राइट. अपन जो बनाना खाते तो बनाना के अंदर बीचों बीच एकदम ब्लैक कलर के छोटे छोटे अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स अपन आंखों से देख सकते हैं. सेम पाइनएप्पल में भी देख सकते हैं. तो ओके, सो दीज आर दी फ्रूट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें सीडलेस फ्रूट्स की एक वैरायटी, ग्रेप्स की वैरायटी बहुत फेमस है. थॉमसन वैरायटी ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. इट इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय स्प्रेइंग द hormone, plant growth hormone, gibberellins. Gibberellins are also used to, they have major role in inducing parthenocarpy. Okay, तो gibberellins का स्प्रे करके हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट ऐसे फ्रूट्स बना सकते हैं, सीडलेस फ्रूट्स. Which hormones are involved in parthenocarpic, in production of parthenocarpic fruits? तो आपको gibberellins का नाम पता होना चाहिए. Gibberellins are important. They also break seed dormancy. अपन ने seed dormancy में भी देखे थे. ठीक है, इसी तरीके से अब थोड़ा सा स्टडी और किस तरीके से अपन पार्थेनोकार्पी कर सकते. तो फॉरेन पोलन्स अगर आपने यूज किए, रोज की तुम्हारी नेटिव वैरायटी है लेकिन तुमने कहीं और से पोलन ग्रेन जमा करके लाए वाले, अगर वो पोलन्स डाल दिए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. हाँ, पोलन जर्मिनेशन होगा, सीड वगैरह तक पहुंच पाएगा, लेकिन वो फॉरेन पोलन से, अलग पोलन से, दूसरी वैरायटी के पोलन से, तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. जिससे क्या होगा, वो ओवरी को क्या लगेगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि फॉरेन पोलन्स का डीएनए अलग था, उनका जीनोटाइप अलग था, अपने वाले का एग सेल का डीएनए अलग, तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता. बट स्टिल ओवरी स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू फ्रूट. तो यूज ऑफ फॉरेन पोलन्स कैन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. इसी तरीके से डिलेइंग पॉलिनेशन. पॉलिनेशन देर से हुआ, बहुत लेट हो गया, तो तब तक क्या होता, पॉलिनेशन होने तक एग सेल डेड हो जाता. कई बार ऐसा होता कि शाम तक कोई मेल गैमेट पहुंच ही नहीं पाता तो एक सेल डेड हो जाता. हाँ, पोलन ट्यूब पहुंच गई, वहां तक पहुंच गई, तो अब ओवरी को लगने लग जाता कि यस ट्यूब पहुंच गई मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलन ट्यूब पहुंच गई मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया. बट स्टिल द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड एंड दैट ओवरी विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो ये कुछ 3 आर्टिफिशियल मेथड्स है जिनसे हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते. अब इसके बारे में थोड़ी स्टडी करें कि पार्थेनोकार्पी होता कैसा. तो ऐसा पता चला, इट सीम्स दैट, ऐसा देखा गया है कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रहती है, जिसमें ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका जो प्लासेंटल टिश्यू रहेगा, प्लासेंटल टिश्यू इज द कवरिंग ऑफ इनर ओवरी, सो दैट प्लासेंटल टिश्यू रिलीजेस ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स आर द हार्मोन्स, दे आर ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके, ऑक्सिन्स में एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिन है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन इज IAA. जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन वगैरह रहता है, वैसे प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन जो रहते हैं, रेगुलेटर्स रहते हैं, उनमें ऑक्सिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही जिब्बेरेलिन से, साइटोकाइनिन से 5 हार्मोन्स मेजर रहते हैं. इथिलीन गैस भी रहती और एब्सिसिक एसिड. तो ऑक्सिन्स, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उसका केमिकल कंपोजिशन अगर देखे तो ये इतना भारी रहता
इससे क्या होता है, वो वहां के प्लासेंटा के सेल्स को एनलार्ज करने में, उनकी ग्रोथ करने में प्रमोट करता। सो this auxin is released by the cells of placental tissue of unfertilized ovary, and this IAA auxin is responsible for enlargement of ovary into fruit। ये मैकेनिज्म आपको पूछ सकते हैं कि पार्थेनोकार्पी में अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। अगर बाहर से स्प्रे करने का तो कौन सा स्प्रे करने का, जिबेरेलिन्स। तो इस तरीके से दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट इज पॉसिबल, एंड दस अ फ्रूट विदाउट सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। तो इस तरीके से ये पूरा बीट यहाँ पे खत्म हुआ। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज आपको मिलते रहेंगी, अगैमोस्पर्मी वगैरह। अगैमोस्पर्मी इज नथिंग बट अ टर्म गिवन टू रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस को जाके दूसरा शब्द दे दो, अगैमोस्पर्मी, आपको मीनिंग समझ जाएगा। अगैमोस्पर्मी में इतना ही होता, गैमेट्स नहीं बनेंगे डायरेक्टली न्यूसेलस के सेल्स या मेगास्पोर मदर सेल, दे विल डायरेक्टली ग्रो इनटू जाइगोट, दे विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो। रिकरेंट एपोमिक्सिस अभी देखे अपन ने पिछले इसमें, तो उसको अगैमोस्पर्मी बोले आ रहा है। ओके, इस तरीके के और कुछ मैकेनिज्म आपको शब्दावली मिल सकती, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप वो समझ सकते। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता। चैप्टर फिनिश होने के बाद एनसीईआरटी पूरी रीड करके निकालो, अच्छे से समरी रीड करो, कहीं पे भी कोई बीट में प्रॉब्लम आई तो पूछो, प्लस डायग्राम्स अच्छे से ऑब्जर्व करो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी ये चैप्टर में से बहुत से पूछे गए। एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए हुए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, दिमाग लगाओ उसमें, ग्रुप में शेयर करो, बात करो उसके बारे में, आप अच्छे से उसके सॉल्व करके पूरी तरह से ये चैप्टर रेडी करके रखो। दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ अबाउट 20 मार्क्स इन नीट। 4 to 5 questions are asked from this chapter. State board this chapter has about it is asked for a long answer, उसका एक वेटेज बहुत अच्छा है वहां पर भी। तो आपको ये चैप्टर पूरा यहाँ पे फिनिश हुआ। स्टार्ट सॉल्विंग MCQs ऑफ दिस चैप्टर एंड गो एट।